हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हो गया एडवांस अकाउंटिंग का पेपर। और हर वो बात अक्षरशः सही हुई जो मैंने आपको क्लास में कही थी। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है और आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पे पूरी तरह फोकस करना है और बहुत अच्छे से उस स्टडी मटेरियल को पढ़ना है और उसको भी बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। और क्रैमिंग नहीं करना है, रटना नहीं है कि ये एडजस्टमेंट ऐसे होगा वैसे होगा। हर चीज को कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि आप लोगों का पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा, क्योंकि हर वो चीज जो क्लास में बताई गई, जो क्लास में कॉन्सेप्ट समझाए गए, जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लास में कराए गए, उन्हीं पर बेस्ड बेस्ड पूरा पेपर यहां पर आया है। और आप देख सकते हैं, मैं बस फटाफट से इस पेपर का रिव्यू कर दूंगा, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर, ये जो पार्ट 2 है, इसमें 1A जो क्वेश्चन आया था, अर्निंग पर शेयर AS20 का क्वेश्चन था। इसमें बोनस इशू था और ऑप्शंस के डायल्यूटेड डीपीएस के लिए जो है एम्प्लॉइज को ऑप्शंस दिए गए थे। एज इट इज सिमिलरली मॉड्यूल का बेस्ड क्वेश्चन था। बस अंतर ये था कि मॉड्यूल के क्वेश्चन में जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था और बोनस वाला क्वेश्चन था वो अलग थे, मर्ज करके दे दिए। तो ये बात भी मैंने आपको एग्जाम के पहले ही बताई थी एक वीडियो में कि किसी भी, आप समझिए, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। AS19 का तो हद हो गई, बिल्कुल ए स्टडी मटेरियल का एज इट इज क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ वो फाइनेंस लीज है या नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालनी थी और उससे क्लियर हो जाता था कि वो फाइनेंस लीज है या नहीं। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट, जो बड़ा कठिन लगता है बच्चों को, मैंने कहा था क्लास में स्पेशली कि यही ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट प्लान पर, और वही क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये एसएम बी मतलब एसएम बेस्ड आया है क्वेश्चन। ये वही कॉम्बो बनाकर क्वेश्चन आ गया है। स्टडी मटेरियल के ही सारे एडजस्टमेंट, ऐसा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है जो स्टडी मटेरियल में जिस तरह का एडजस्टमेंट ना हो, एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3A जरूर है, AS29 का है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन था, प्रोविजन बनाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो मैंने क्लास में ये बात भी कही थी कि कोई न्यू क्वेश्चन आया है, कोई नया क्वेश्चन भी आएगा, तो कुछ ये मत सोचना कि आपने नहीं पढ़ा है। जो क्लास में कॉन्सेप्ट बताया एज इट इज उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और प्रोविजन बना डालना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद AS3 का कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर। इसका तो बिल्कुल, अब मैं ये नहीं कहूंगा एसएम बेस्ड था या क्या था, बहुत ही जनरल क्वेश्चन आ गया। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो निकालने थे, 2 डेट की बैलेंस शीट दे रखी थी। तो जो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन के आइटम्स थे, उससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल जाएगा। और P&L का बैलेंस दे रखा था और कुछ करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज दे रखी थी। तो वो इनडायरेक्ट मेथड से कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो नॉर्मल जो आपके कॉन्सेप्ट थे उसी से हो जाएगा। ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो, लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि हमने एक एक चीज जो क्लास में पढ़ी, चाहे वो एडिशनल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी जो हमने करे, उसी में से पेपर आया है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, AS14 जो घबरा रहे हुए थे स्टूडेंट्स, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वेंडर कंपनी की बुक्स आ गई, बहुत ही सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। और परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी, एंट्रीज नहीं करनी थी, तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके, और नॉर्मल क्वेश्चन था। बस इसमें एक ही बात थी, मैंने अपने भी अमलगमेशन के रिवीजन वीडियो में सबसे पहले यही बोला था कि प्री अमलगमेशन इवेंट का आ जाए तो पहले प्री अमलगमेशन इवेंट के ट्रांजैक्शन करके, और उसके बाद जो बैलेंस शीट चेंज होगी फिर क्वेश्चन शुरू करना। तो सिमिलर क्वेश्चन ही आ गया, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने आपको रिवीजन वीडियो में हिंट दी थी। उसके बाद वाह वाह वाह, AS21 का भी रिवीजन वीडियो मैंने आपको दिया था, बहुत डिटेल में कंसेप्चुअली समराइज था, पर पूरा डिटेलिंग था उसमें। लो, CFS का बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इंटर कंपनी ओइंग्स और स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट था, नो डिविडेंड, नो बोनस शेयर। तो इंस्टीट्यूट ने एक तरीके से आपको वरदान दिया है ये तो, कि भाई ये अटेम्प्ट में तो आप 80+ स्कोर आराम से कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। हालांकि कोई इसको बेस ना बनाए अभी, अभी अपने को अगले पेपर्स की तैयारी करनी है। पेपर कैसा गया उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि मैं जो है, ये तो मैं केवल एक रिव्यू डाल रहा हूं आपको, कि आपको बिल्कुल बस एक दिमाग में रहे कि हमने जो पढ़ा है वो आ गया, और आगे के लिए क्लियर हो जाए। इस रिव्यू को देखकर आगे के पेपर में भी, पेपर्स में भी ध्यान देना, कॉन्सेप्ट से पढ़ के जाना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आजकल बड़ा कहते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है, इसको याद कर लो, रट लो, इसको ऐसा कर लो। बिल्कुल नहीं, रटना नहीं, जो बोले रटना है उसको मना कर दे कि नहीं रटना नहीं, क्रैमिंग नहीं करनी है। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का बिल्कुल स्टडी मटेरियल बेस्ड ही क्वेश्चन आ गया। हाँ, इसके और में जो क्वेश्चन आया था, एक इंटरनल चॉइस थी,
वो जरूर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। उसमें वो बिजनेस बंद हो रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी और एडजस्टमेंट थे ड्यूरिंग द ईयर के, और बिजनेस बंद करना था। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो डिसकंटिन्यूइंग का क्वेश्चन था वो डिसकंटिन्यूइंग रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें थोड़ा सा सोचना था, लेकिन वो और में था, चॉइस में था। मतलब इंस्टीट्यूट कितना उदार था यहाँ पर कि एक बहुत ही जो डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन दिया उन्होंने, वो और में दे दिया, और उसके और में भी एज 18 दे दिया कि स्टूडेंट एज 18 कर ले। ठीक है, बायबैक का क्वेश्चन एज इट इज स्टडी मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन, कहीं कोई नया एडजस्टमेंट नहीं। इंडिपेंडेंट ब्रांच का एज इट इज स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, सिर्फ इंडिपेंडेंट ब्रांच की जो है आपको जर्नल एंट्रीज पूछी थी, ना कोई रिकंसिलेशन, ना कोई इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, ना कोई ट्रांसफर एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज करनी थी आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच की। ठीक है, और एमसीक्यूज के तो क्या कहने भाई, बिल्कुल ही जरूर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल। मैंने पहले भी कहा था, कई बार स्टूडेंट मुझसे अलग अलग वीडियो देखकर बोलते थे सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, AS10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ऐसे एस आप देख लीजिए नहीं पूछे गए जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, तो इंस्टीट्यूट तो है ही ऐसा भाई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू का था वो सिंपल AS7 का क्वेश्चन था, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत ही मक्खन क्वेश्चन था, इजीली उसमें एक टेक्निकल पॉइंट था वो समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। उसके बाद AS16 बोरोइंग कॉस्ट का थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसका जो आपसे पूछा था वो थोड़ा थ्योरेटिकली पूछा था। तो अगेन वो तभी हो पाएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, वो तभी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बार बार मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता रहा क्लास में, मैंने हमेशा कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाओ, जितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे उतना बेटर होगा। एस और थर्ड से सिक्स लेकर मल्टीपल एमसीक्यू जो था वो AS3 रिलेटेड था, बड़ा सिंपल, उसमें पूरा कैश फ्लोज दे रखे थे, आपको आइडेंटिफाई करना था उन कैश फ्लोज को। अब जब एमसीक्यू जो 7th नंबर का था वो जरूर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें शेड्यूल 3 रिलेटेड कोई बात, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पूछा गया था। मैंने मेरी क्लास में स्पेशली बताया था कि शेड्यूल 3 के पीएनएल के और बैलेंस शीट के ये डिस्क्लोजर्स हैं, और उन्हीं में से वो चीज आ गई। ठीक है, उसके बाद 12 से 15 जो AS22 का क्वेश्चन था, 12 से 15 एमसीक्यू, वो तो बिल्कुल मैंने क्लास में बोला था, क्योंकि मॉड्यूल में किसी भी क्वेश्चन में डीटीए डीटीएल के अकाउंट नहीं बनाए गए, लेकिन मैंने डीटीए डीटीएल के अकाउंट बनवा के क्लास में कंसेप्ट एग्जांपल में एडिशनल क्वेश्चंस में करवाया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज। और मैंने चूंकि इनकम टैक्स के भी अलग अलग सेक्शंस लेके आपको क्वेश्चन कराया था, आपकी कॉपी में आप देखें, और एज इट इज, मतलब ये तो बिल्कुल चमत्कार वाली बात हो गई कि AS22 का एक ऐसा क्वेश्चन आया जो कि स्टडी मैट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो क्लास में हमने एज इट इज कॉन्सेप्ट एग्जांपल के नाम पे किया था, 2 साल के अकाउंट्स बना के 2 साल की डिटेल लेकर, वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया गया। और 8 से 11 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन था, गवर्नमेंट ग्रांट भी थी, AS28 था, AS10 था, उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, नॉर्मल इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना था। तो अगेन ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था। मतलब ओवरऑल मेरा रिव्यू पेपर को लेकर ये रहेगा बच्चों, अगर आपने मेहनत करी थी, और जिन्होंने भी बहुत ईमानदारी से मेहनत करी, इनफेक्ट सभी मेहनत करते हैं, तो ये पेपर बिल्कुल हलवा पेपर था, बहुत आसान पेपर था। लेंदी भी उन लोगों को लगा जिनकी थोड़ी प्रैक्टिस कम रह गई, वरना पेपर इतना लेंदी मैं नहीं मान सकता, मुझे नहीं लगता। और ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल पेपर आया है, और मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में ये कह दिया था कि आगे के एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखें, आप पेपर जो होने वाले हैं, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रैमिंग ओनली, मतलब क्रैमिंग नहीं करना है आपको, एंड डोंट किसी भी और तरह से अपने कॉन्सेंट्रेशन को भंग नहीं होने देना है, और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, जैसे कि आपको क्लास में कराई गई थी उन्हीं। अभी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कहूंगा, क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे बस उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स आपके पेपर के लिए, और आगे में जल्दी ही, अभी आप दूसरे पेपर की तैयारी करें, आगे हम इस पेपर का डिस्कशन भी करेंगे। ओके, बाय बाय।